नीदरलैंड में हालिया चुनाव हुए और उसके बाद पीवीवी जो है वो जीत हासिल कर चुकी है और इसके बाद सभी को पता है कि गिर्ट विल्डर्स अब वहाँ के नेक्स्ट प्रधानमंत्री बनेंगे। हमेशा से उन्हें दूर दक्षिणपंथी नेता के तौर पर जाना गया है और जिस तरीके से उनको लगातार अब शुभकामनाएं मिल रही हैं, उनमें हिंदुओं को लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया है या फिर उन्हें शुक्रिया अदा किया है, जिसमें उन्होंने हिंदुओं के लिए एक तो सबसे पहले उन्हें थैंक यू कहा है और उसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के साथ किया जाता है, जो बर्बरता होती है उसके खिलाफ उन्होंने आवाज भी उठाई है और उसके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है अभिषेक पुंडीर से जानेंगे कि क्या कुछ उन्होंने ट्वीट किया है हिंदुओं को लेकर। सबसे पहले वो बताइए, उसके बाद इस पर हम डिस्कशन करेंगे कि अगर गिर्ट विल्डर्स नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बनते हैं तो उसके बाद क्या कुछ राजनीतिक गतिविधियां देखने को मिलेगी भारत के बाहर भी, क्या हिंदुत्व को लेकर, क्योंकि उन्होंने पहले भी समर्थन किया हुआ है। सबसे पहले बताइए कि क्या कुछ है। सबसे पहले तो मैं जो है अपने मेहमानों का जो है आप लोगों से जो परिचय कराना चाहूंगा। हमारे साथ के एस चौहान जो है बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद हैं, इसी विषय पर ज्यादा चर्चा करेंगे। पंकज प्रसून वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करेंगे। देखिए खुशबू, जो दुनिया है ना इस वक्त वो दो धड़ों में बटी है, एक लेफ्ट विंग एक राइट विंग, मतलब कुछ लेफ्टिस्ट हैं कुछ राइटिस्ट हैं। इससे पहले जो है दुनिया में ज्यादातर नेता लेफ्टिस्ट हुआ करते थे, लेकिन अब जो है जो राइट विंगर जो नेता हैं उनकी तादाद लगातार बढ़ रही है। वो अभी नीदरलैंड में जीत दर्ज करने वाले गिर्ट विल्डर्स हों या फिर इटली की प्रधानमंत्री जो है जॉर्जिया मेलोनी हो, वो सभी जो है इस्लामिक जो कट्टरपंथी हैं उनको लेकर जो है अक्सर बयानबाजी करते हैं और तीखी टिप्पणियां करते हैं। तो इसी मुद्दे पर चर्चा आगे बढ़ाते हुए पंकज सर, जिस तरीके से जो राइट विंग के नेता आजकल उभर कर सामने आ रहे हैं और राइट विंग के नेताओं को जो भरपूर समर्थन जनता दे रही है, इस्लाम के लिए जो है पाबंदियां लगा दी गई कई देश में, यूरोप में जैसे जो है जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि यूरोप में आना ही नहीं चाहिए जो कट्टरपंथी हैं। देखिए पहले परिस्थिति समझना पड़ेगा, बैकग्राउंड समझना पड़ेगा अभिषेक। एक सीरिया में युद्ध हुआ था हम सबके याद में, और उसके बाद ये पहला सवाल आया कि वहां से जो रिफ्यूजी हैं, जो शरणार्थी हैं, एसाइलम सीकर्स जिन्हें बोला जाता है, वो कहां रहेंगे। तो कुछ देशों ने विरोध किया कि हमारे यहाँ इतने संसाधन नहीं है कि लाखों की संख्या में आ रहे जो शरणार्थी हैं उन्हें अपने यहाँ जगह दे सकें। तो कुछ देश जैसे जर्मनी है, फ्रांस, ये सब राजी हुए कि हम अपने यहाँ इन्हें शरण देंगे। उसके बाद फ्रांस की क्या हालत हुई, जिस पेरिस की शामें रंगीन हुआ करती थी, जो पेरिस फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड था, वहां आज जाइएगा तो दंगे फसाद बुरके में लदी औरतें दिखाई देंगी, और जो ऐसा नहीं करेगा उसके खिलाफ यही शरणार्थी अब हिंसा कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं। खुले विचारों की जो महिलाएं जो पेरिस में रहा करती थी उनको इजिली अवेलेबल बताया जा रहा है। ये और बात सिर्फ फ्रांस की नहीं है, जर्मनी का जो कल्चर है अब वहां इन्होंने इन्फ्लुएंस डालना शुरू कर दिया है, ब्रिटेन के कल्चर पे इन्होंने इन्फ्लुएंस डालना शुरू कर दिया है। एक जो यूरोप का एक अपना कल्चर था ना, खुले विचारों वाला, प्रोग्रेसिव, साइंटिफिक, अब ये अपने यहां से भागते हैं। इनको चाहिए असाइलम यूरोप में, रहने की इच्छा है लंदन में, मन करता है कि न्यूयॉर्क में मेरा ऑफिस हो, लेकिन लॉ चाहिए शरिया। अरे भाई, जहां शरिया लॉ है वहां जाके रह लो, अगर इतना ही वो अच्छा है शरिया लॉ तो अफगानिस्तान में चले जाओ, क्या परेशानी है। ईरान इस्लामिक मुल्क है ना, वो तो बिल्कुल शरिया के अकॉर्डिंग चलता है। ईरान में क्यों नहीं चले जाते। आज की एक खबर मैं बताता हूं, सूडान में मुस्लिम बहुल देश है, वहां 4 लाख मुस्लिम रिफ्यूजीज को देश छोड़ने को कहा गया है। आज कोई भी जो तरक्की करने वाला मुल्क है ना, चाहे वो कतर ही क्यों ना हो, चाहे इजिप्ट, अब आज का इजिप्ट क्यों ना हो, कोई पैलेस्टीनियन को अपने यहां लेने के लिए तैयार नहीं। सीरिया तक तैयार नहीं है कि जो फिलिस्तीनी है कि हम अपने यहां, हमारे यहां रिफ्यूजी आएंगे। बात मुस्लिम की गैर मुस्लिम की नहीं है, बात यह है कि ये आफत, ये बला अपने माथे पर ले कौन। और एक छोटी सी कहानी है जो कि आप लोग सबने सुनी होगी कि पहली बार जब ईरान का एक जहाज गुजरात के पोर्ट पे लगा
तो उन्होंने वहां के जो राजा थे उनसे मांग की कि हमें अपने यहाँ शरण दो। राजा ने 1 लोटा दूध भिजवाया और कहा कि हमारे यहाँ संसाधन बस इतना है, हम आपको खिला पिला नहीं सकते। बदले में जो सरदार थे जो कि एसाइलम लेने आए थे, उन्होंने उस दूध में शक्कर मिलाया, घोल दिया और ये कहा कि हम आपके यहाँ इस तरह से घुल मिल जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। हिंदुस्तान में देखिए पारसी घुल मिल गए, उससे पहले यहूदी आए घुल मिल गए। आप बिल्कुल अंतर नहीं देखिएगा, लेकिन एक कौम ऐसी है ना दुनिया में, वो कहीं घुलने मिलने को तैयार नहीं। वो चाहती है कि हम कम टिप्पणी जो है मैं के चौहान जी से ले लूं। जैसे अभी बताया इन्होंने कि जो है गुड़ में शक्कर की तरह जो है मिल गए पारसी, लेकिन हमने फ्रांस देखा भी। फ्रांस में जब कट्टरपंथी गए तो फ्रांस को किस तरीके से जलाया गया कि वहां हफ्तों तक जो है फ्रांस की आग शांत नहीं हुई। तो ये कट्टरपंथी जहां भी जाते हैं वहां आग ही क्यों लगाते हैं? पंकज आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज मिल रही है? जी 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 बताइए। जी आ रही है। देखिए, प्रॉब्लम किसी कौम में नहीं होती है अभिषेक जी, प्रॉब्लम होती है कट्टरता में। अगर किसी भी कट्टरपंथी मैंने बोला सर। जी 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 जी। और कट्टरता कब आती है? कट्टरता तब आती है जब हम दूसरों को अपनाते नहीं, जैसे कि अभी पंकज जी बोल रहे थे। अभी प्रॉब्लम क्या है, इस्लामिक या मुसलमानी जो मेंटेलिटी है वो उसमें अधिकतर लोगों की प्रॉब्लम है। अधिकतर लोग बोल रहा हूं, अधिकतर लोगों में प्रॉब्लम ये है कि वो ये समझते हैं कि सभी मुस्लिम हमारे भाई बहन। कभी ये नहीं बोलते कि सभी हिंदुस्तानी हमारी भाई बहन या सभी पाकिस्तान, या कभी कोई भी देश को तवज्जो नहीं देते, कौम को तवज्जो देते। दूसरी बात यह है कि जैसे अभी ये बात चल रही थी कि वामपंथी से हट के हम दक्षिणपंथी हो रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब हम व्यक्तिवादी सोच से व्यवस्थावादी सोच में पहुंचते हैं, तब हम व्यवस्थावादी सोच क्या है? व्यवस्थावादी सोच है दक्षिणपंथी, और व्यक्तिवादी सोच जो है वो है वामपंथी। जैसे हम व्यक्तिवादी सोच आज कलकत्ता में देखते हैं, और कलकत्ता सबसे पुराना हमारे हिंदुस्तान में शहर है, लेकिन आज उसकी हालत देखिए। आज कम्युनिस्ट चीजें और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वहां पर अधिकतर रही है, उसके कारण ही आज व्यक्तिवादी सोच है। आप व्यक्ति को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, आप व्यक्ति के ऊपर केंद्रित कर रहे हैं, व्यवस्था के ऊपर केंद्रित नहीं कर रहे हैं। जैसे आप ये बोलते हैं कि व्यक्ति का नाक टेढ़ा है तो हम उसको सुधारें, ढांचा कभी सुधार नहीं सकते आप, सांचा को सुधारना पड़ेगा। अगर जैसा देश वैसा भेष होता है, जैसा भेष वैसा देश नहीं बनता है कभी भी जी। आज यूरोप हम जब देखते हैं तो यूरोप में अधिकतर लोग पढ़े लिखे हैं, और वो पढ़े लिखे लोग हैं और वो दक्षिणपंथी हैं। दक्षिणपंथी अपनाते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको जी। यहां पर मक्का और मदीना में जाने के लिए रोक लगाई गई, लेकिन मक्का और मदीना पे अगर रोक नहीं लगती तो क्या आप ये नहीं सोचते कि मुस्लिम से ज्यादा दूसरी कम्युनिटी वाले लोग हिंदू ही या दूसरे लोग वहां पर मुस्लिम से ज्यादा पहुंचते? जैसे आज अजमेर में जितना डोनेशन मुस्लिम्स नहीं देते हैं, उससे ज्यादा हिंदू लोग जाके देते हैं। लेकिन ये जो कम्युनिटी है, मुस्लिम्स जो कम्युनिटी है, ये कभी हिंदुओं के जाके ऐसा कोई भी देखा नहीं होगा कि गिरजा घर में ही हो या गुरुद्वारे में हो या मंदिरों में आपने जाके डोनेशन दिया होगा और आप जाके ज्यादा, क्योंकि आप कट्टर हैं। और ये कट्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ये कट्टरता खुलेगी कब? ये खुलेगी तब जैसे हमारे हिंदुओं में था कि शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, और उसके पहले होता है निषाद। निषाद का कलर होता है काला, और शूद्रों का कलर होता है हरा। तो ये हरा और काला अधिकतर आप देखेंगे तो मुस्लिमों का कलर है।
ये कलर जो है, ये मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जो वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण और शूद्र जो है वो जन्म से नहीं होते हैं, वो कर्मों से होते हैं। हमारे सनातन में भी यही लिखा हुआ है। लेकिन जो लोग शूद्र और निषाद लेवल के हैं, वो लोग कट्टरता को अपनाएंगे जब तक वो वैश्य नहीं हो जाते हैं, जब तक वो क्षत्रिय नहीं हो जाते हैं, जब तक वो ब्राह्मण्स नहीं हो जाते हैं, तब तक वो ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आएगी। एक्सेप्टेबिलिटी ही प्रॉब्लम है, और एक्सेप्टेबिलिटी करने के लिए आपको वैश्य बनना पड़ेगा। वैश्य के लिए जरूरत है एक शिक्षा की, जो कि मुस्लिम्स और इस्लाम के लिए शिक्षा ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस वजह से ये इनको लांघने नहीं दे रही है।